नमस्कार। नॉकिंगन्यूज़.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। फिर से गाजा में वही सब शुरू हो गया है, कत्लेआम वगैरह। डोनाल्ड ट्रंप के तालियां बज गईं, सबने उनकी तारीफ कर दी। शहबाज शरीफ ने आरती उतार दी। बस यही सब हुआ और डोनाल्ड ट्रंप हीरो बन गए कि इन्होंने इजराइल और गाजा के बीच में शांति स्थापित कर दी है। एक 20 सूत्री प्रोग्राम लेकर आए थे और उस प्रोग्राम के बाद में बहुत सारी तालियां पीटी गईं। सारे मिडिल ईस्ट ने तालियां बजानी शुरू कर दी और डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू अपने मकसद में कामयाब हो गए। उन्हें जो करना था, जो करना चाहते थे, वो उन्होंने कर लिया। याद कीजिए, पिछले महीने, ठीक एक महीने पहले 29 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप का ये प्रस्ताव आया था और ये प्रस्ताव किन हालात में आया था? तब आया था जब फिलिस्तीन को जर्मनी, फ्रांस जैसे कट्टर नेटो देशों ने मान्यता देने का ऐलान कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र में एक के बाद एक बहुत सारे प्रस्ताव नेतन्याहू के खिलाफ पारित हो गए थे। पूरी तरह से इजराइल घिरा हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप चाहकर भी इजराइल का समर्थन नहीं कर पा रहे थे। पूरा मिडिल ईस्ट, अमेरिका के पिट्ठू सऊदी अरब तक डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुखर होने को मजबूर हो गए थे। फिर रातों रात डोनाल्ड ट्रंप ने एक चाल चली। मैंने आपको बताया था कि ये चाल है, पूरी दुनिया कह रही थी मास्टर स्ट्रोक, लेकिन ये एक चाल थी नेतन्याहू और ट्रंप की मिलीजुली चाल। इसके तहत डोनाल्ड ट्रंप ने एक पासा फेंका, एक 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया और उसके तहत ये तय किया गया कि भाई अब शांति हो जाएगी। वाह ट्रंप जी वाह, वाह ट्रंप जी वाह, नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज। और उसके बाद में इस पूरे घटनाक्रम के बीच में नेतन्याहू जो चाहते थे, ट्रंप जो चाहते थे, वो हो गया। अब दोबारा से कत्लेआम का सिलसिला चालू हो गया है। याद करते हैं उन बातों को, लेकिन उन बातों की तरफ बढ़ें उससे पहले घटनाक्रम देख लें। बाकायदा खान यूनिस पर इजरायली वायुसेना ने बम बरसाए हैं। 300 से ज़्यादा लोग हताहत हुए हैं। हमास का बयान, इजराइल ने सीज फायर तोड़ दिया है। इजराइल की दलील, हमास ने सुरंगों से हमला शुरू किया। अमेरिका बोला यह अस्थायी संघर्ष है, शांति योजना अभी जीवित है। बहरहाल अमेरिका कितनी भी कहे, लेकिन शांति योजना का इतिहास कहता है कि ये शांति योजना एक षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। सितंबर 25 में कतर, जॉर्डन, मिस्र के साथ गुप्त वार्ता की ट्रंप ने और गाजा स्टेबलाइजेशन प्लान का एक मसौदा तैयार किया। 3 अक्टूबर को ट्रंप ने वाशिंगटन में इसकी पेशकश की। 7 से 9 अक्टूबर को समझौते पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए और जो समझौता हुआ उसमें फिर आगे वो जो मिस्र में सम्मेलन, तमाम ड्रामेबाजी हुई। लेकिन जो बेसिक चीज़ें थी वो क्या थी? पहली चीज़, बंधकों की रिहाई। 2 चीज़ें जो सबसे बड़े प्रेशर थे नेतन्याहू के ऊपर। एक था बंधक छुड़ा नहीं पाया था वो इतने लंबे युद्ध के बाद, कई लोग मारने के बाद 65,000 बेकसूर लोग मार दिए, जिसको पूरी दुनिया ने माना बेकसूर थे। वहाँ पर महामारी फैली, लोग मर रहे थे, इसको भी पूरी दुनिया में माना। और उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप बंधकों को नहीं छुड़ा पाए थे। इजराइल में उनकी खुद की गद्दी खतरे में पड़ गई थी। लोग सड़कों पर उतर आए थे। बंधकों के घर वाले कहते थे कुछ भी हो, हमको बंधक वापस ला के दो। यानी अंदर से नेतन्याहू को प्रतीकात्मक रूप से समझ लो, राजनीतिक तौर पर समझ लो, कैसे भी समझ लो, जनाक्रोश का सामना करना पड़ रहा था और जनता के जूते पड़ रहे थे। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी दबाव था। डोनाल्ड ट्रंप ने, ऐसा मुझे लगता है, कि एक तरीका निकाला कि दोनों के बीच में एक समझौता करा दिया और समझौते में हमास को फायदा यह हुआ कि उसके कुछ हजार लोग जेलों से छूट के आ गए। नेतन्याहू ने उनको कुछ कैदी छोड़ दिए और उन्होंने नेतन्याहू की कुर्सी बचाने के लिए हमास ने बंधक रिहा कर दिए, जीवित बंधक रिहा। अब ये जो बंधक रिहा हुए, इसमें एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। नेतन्याहू को तो ना शांति करनी थी, ट्रंप को ना शांति करनी थी, एक बहाना चाहिए था और एक दूसरे पर आरोप लगा रहा था। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये जो बंधक छोड़े हैं इनकी गिनती सही नहीं है, और जो शव थे बंधकों के उनको लेकर कहा कि ये पूरे नहीं दिए। ये पहले से पता था कि पूरे शव मिलना संभव ही नहीं है। जहां पे बार बार बम गिराए गए, क्या पता कहां कौन दब गया हो। और यही बात हमास कह रहा है कि साहब हम कहां खंडर में लाशें ढूंढ दें।
एक दो चार नहीं मिल रही हैं तो मान जाओ। लेकिन नेतन्याहू उसका फायदा उठाकर कह रहा है सीज फायर तोड़ा गया है और फिर हमले कर रहा है। और हमले करने में क्या हो रहा है, वही चीज हो रही है, वही मासूम बेकसूर लोग, गरीब लोग मारे जा रहे हैं। और नेतन्याहू कुर्सी बचा रहे हैं और ट्रंप ने अपना काम आसान कर लिया, क्योंकि ट्रंप के लिए अब एक बड़ी अजीब स्थिति थी, कोई भी व्यक्ति उसके साथ खड़ा नहीं था इस मामले में। तो उसने एक ऐसा प्रपंच रचा जिसमें सारे के सारे देश ट्रंप के साथ खड़े हो गए। भाई हाँ देखो अब तो शांति कर रहा, अब तो शांति कर रहा। और ये बात याद करिए, जब ये आया था प्रस्ताव, मैंने बाकायदा कहा था कि इस प्रस्ताव का अंजाम यही होगा जो आज हो रहा है। क्यों? क्योंकि नेतन्याहू का मकसद वहां शांति वांति करना नहीं है। उसका मकसद गाजा पे हमला करने के पीछे भी वो नहीं था। लोगों को तो वो मारे जा रहा था एक खौफ पैदा करने के लिए। सच तो ये है कि अब इजराइल आज से नहीं, बहुत पहले से पूरे फिलिस्तीन को हड़प लेना चाहता है। वो फिलिस्तीन को देश ही नहीं मानता है, उसके दोस्त भी देश नहीं मानते हैं। तो कुछ ना कुछ बहाना करके, और यहां पर भी हमास की और उनकी ट्यूनिंग दिखाई देती है। हमास ने नेतन्याहू की कुर्सी बचा ली बंदक छोड़ के, उन्होंने बहुत सारे लड़ाके छोड़ दिए, कैदी छोड़ दिए, उससे हमास को फायदा हो गया। हमास को अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने का मौका मिल गया। जो इजराइल के एजेंट के नाम पे जो सड़कों पे लोगों को गोलियां मारी गई, कत्लेआम किया गया, दोबारा से संभलने का मौका मिल गया, नए सिरे से फिर शुरू हो जाएंगे। इतिहास आपको पता है कि दोनों एक जैसे हैं। और आपको ये भी पता है कि जब हमला हुआ था 7 अक्टूबर वाला, उससे पहले बाकायदा हमास इजराइल के बॉर्डर के पास उस हमले की रिहर्सल कर रहा था। एक पत्रकार ने ट्वीट किया था, उस खबर को दबा दिया गया था। यानी ये होना था, ये सबको पता था। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, कैसे हमास को बनवाया सरकार, वो सब कुछ है। लेकिन कुल मिला के इसमें उन बेचारे, ना तो गाजा के लोगों का, ना फिलिस्तीनियों का, जो वेस्ट बैंक वाले, उनका कोई कसूर है। बल्कि अब नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक पे भी कब्जा करने की साजिशें रचनी शुरू कर दी हैं और उसको लेकर बाकायदा बयान आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जुबानी जोर पे कुछ और कहते हैं और वहाँ ग्राउंड पे कुछ और होता रहता है। ये सिलसिला चलता रहेगा, कभी बम गिराए जाएंगे, कभी कुछ होगा। और दुर्भाग्य से तब तक चलेगा जब तक कि अमेरिका सख्ती से इजराइल को इसके लिए नहीं रोकता है। लेकिन अमेरिका इजराइल को कभी रोकना नहीं चाहेगा, क्योंकि इजराइल पूरे तेल क्षेत्र में अमेरिका की ताकत का प्रतिनिधि है। वो एक गुंडा वहां बिठाया हुआ है कि खबरदार अमेरिका के बारे में कुछ सोचोगी तो मैं पीट दूंगा, पहले इजराइल से निपटना पड़ेगा तो अमेरिका का नंबर आएगा। और ऐसे ऐसे करके सबको कॉमर्स के नाम पे, बिजनेस के नाम पे, इसके नाम पे पूरे मिडिल ईस्ट को गुलाम बना लिया। 65,000 मुसलमान मर गए, इतने मुस्लिम देश हैं। जो नॉन स्टेट एक्टर्स थे उन्होंने थोड़ा बहुत कोशिश की है, बाकी तो किसी ने कुछ नहीं किया। नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं।